नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज मैं वीडियो में आपके सामने एनसीईआरटी एमपी बोर्ड कक्षा 10 का अध्याय 6, इसका नाम है त्रिभुज। तो इस अध्याय के संबंधित मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं और महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी लेकर आया हूं, जिसकी मदद से अपन लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए अपन लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें इसकी। यहाँ पे ये बात आती है कि वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं और उनकी माप समान होती हैं, है ना। यहाँ पे बात आती है वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब हो भी सकते हैं माप समान और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी आकृतियों को अपन लोग समरूप आकृतियाँ कहते हैं, मतलब उनकी शकल एक सी होनी चाहिए। समरूप आकृति का मतलब उनकी शकल एक सी होनी चाहिए। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं अपन लोग के, देखो ये वर्ग है और इसी डिजाइन का वर्ग ये है। तो वर्ग जो होते हैं सभी, चाहे आप छोटा बनाइए, चाहे बराबर बनाइए, चाहे बड़ा बनाइए, तो वर्ग जो होते हैं वो एक ही शकल के होते हैं। इसका मतलब ये समरूप आकृतियाँ हैं। ऐसी वृत्त भी आप देख सकते हैं, छोटे बड़े रहते हैं। तो समरूप आकृति का होने का मतलब ये है कि उनकी शकल एक सी होनी चाहिए, तो वो समरूप आकृतियाँ होती हैं। दूसरी बात आती है कि दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं बराबर हों, समानुपाती हों। बहुभुज का मतलब है कि जो रेखाखंडों से बनी हुई आकृतियाँ होती हैं उनकी बात चल रही है। तो दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपातिक हों। अनुपात में मतलब बराबर हों। तो यहाँ पे ये बात आती है समान, यहाँ पे बात आती है, देखो अब ये दो चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। इन चित्रों में अपन लोग इस बात को देख सकते हैं। ये जो बात कही गई है कि दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ संगत कोण यहाँ दोनों आकृतियों में बराबर हैं और उनका रेशियो निकाला जाएगा संगत भुजाओं का, तो वो भी सेम आएगा। यहाँ आप इन दोनों आकृतियों में देख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों बहुभुज समरूप है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कुछ आकृतियों की। तो अपन देख सकते हैं कि सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, सही बात है। सभी जो वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं, ये भी सही बात है। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो भी समरूप होते हैं, है ना। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों। त्रिभुज की बात चलती है। त्रिभुज में ये बात आएगी कि तीनों जो कोण हैं वो संगत वो बराबर होने चाहिए, साथ में उनका जो भुजाओं का रेशियो है वो सेम होना चाहिए, तब उन त्रिभुजों को अपन लोग समरूप कह सकेंगे। और समरूप का ये साइन होता है सिमिलरिटी का, ये साइन जो बना हुआ है ऐसे, त्रिभुज ABC ये सिमिलर, त्रिभुज PQR अगर ये समरूप के होते हैं तो कंडीशन क्या है, उनके संगत कोण जो है AA के इक्वल होना चाहिए, BB के इक्वल होना चाहिए और CAP के इक्वल होना चाहिए और BQ के इक्वल होना चाहिए और CR के इक्वल होना चाहिए। और रेशियो मतलब AB/PQ, है ना, BC/QR और AC/PR ये होना चाहिए। तो फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे, सिमिलर कहे जाएंगे। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। हाँ, ये सही बात है कि दो अगर समकोणिक त्रिभुज हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान रहेगा। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का स्टेटमेंट पेपर में अक्सर आता रहता है। इसे अपन लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी नाम है इसका और दूसरा नाम थेल्स प्रमेय भी होता है। तो इसका स्टेटमेंट आप जरूर याद कर लें बच्चों, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है इसका स्टेटमेंट। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए जो दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उनका जो अनुपात निकलेगा मतलब AD/DB और AE/EC, ये जो अनुपात निकलेगा वो समान आएगा। ऐसा ये थेल्स प्रमेय कहती है। कैसे पढ़ लेते हैं अपन लोग। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, जैसे ये खींची गई है, देखिए आप, है ना, खींची जाए, तो दो अन्य भुजाओं को जो काटती है उनका जो रेशियो रहता है, कटा हुआ हिस्से का रेशियो रहता है वो समान रहता है। मतलब AD/DB और AE/EC ये जो रेशियो है वो समान रहेगा। ये अनुपातिकता प्रमेय कहती है। जैसे ये लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं अपन लोग चित्र में। तो अगर ये चित्र बना के अपन लोग ये बात भी लिख देंगे तो इस बात से भी ये इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो यहाँ पे काम करेगा। ये वाली बात भी अपन लोग चित्र बनाकर लिख सकते हैं कि DE/BC के समांतर खींची गई है, उनका जो रेशियो बना है AD/DB बराबर AE/EC। तो ये अनुपातिकता प्रमेय जो होती है उसका स्टेटमेंट मैथमेटिकली होता है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर इसका विलोम कहा जाए तो क्या होगा, विलोम ये कहा जाएगा कि अगर ये समान रेशियो में ये कटता है, कोई रेखा जब इसे काट रही है
तो समान रेशियो में अगर ये काट रही है तो वो रेखा जो काट रही है वो तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। उसी बात को अपन लोग उल्टे तरीके से कहेंगे, यानी कि उनका रेशियो अगर समान है तो जो डी है वो बीसी के समांतर होगी, है ना, विलोम हो जाएगा उसका। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। अब समरूपता कौन कौन सी कंडीशन में होती है अपन लोग यहाँ देखेंगे। अगर दो त्रिभुज हैं तो उनमें समरूपता अपन लोग कौन कौन सी स्थितियों को देखकर समझ सकते हैं कि हाँ उनमें समरूपता है। तो पहली तो समरूपता ये होती है कि भुजा जी कोण 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 मतलब ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, यानी कि अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं और उनके संगत कोण अगर बराबर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि उन त्रिभुजों में समरूपता है। ठीक है। दूसरा है अगर कोण कोण, तो कोण कोण जो होती है मतलब एंगल एंगल, इससे भी क्लियर होता है कि अगर दो कोण करेस्पॉन्डिंग दो कोण एंगल बराबर हैं दो त्रिभुजों में तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। तीसरी बात आती है ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस भी यहाँ कहती है कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं, साइड उनकी इक्वल होती है, दो त्रिभुजों की संगत साइड इक्वल होती है, तो ऐसी कंडीशन में अपन लोग उन्हें समरूप त्रिभुज कहेंगे। चौथी बात आती है ऐसे एस, मतलब पहले साइड बराबर हो दो त्रिभुजों में, फिर एंगल बराबर हो और फिर दोबारा से साइड बराबर हो, तो ये वाली कंडीशन भी अगर लगती है तो उसे भी अपन लोग समरूपता वाली कंडीशन को मानकर उन त्रिभुजों को समरूप कहेंगे। फिर यहाँ पे बात आती है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सही बात है, ये कई सवालों में भी ये काम में आता है, ये वाला जो सूत्र होता है कि दो समरूप अगर त्रिभुज वो रहते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात रहता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर रहता है ना। इस सूत्र का प्रयोग अपन लोग कई ऑब्जेक्ट टाइप सवालों में किया जाता है। जैसे ये सवाल अगला आया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 हैं, तो भुजाओं का अनुपात दिया गया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहे हैं, तो भुजाओं का अनुपात अपन को दिया गया, तो यहाँ जब भुजाओं का अनुपात अपन लोग लिख कर वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, मतलब 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो देखो ये क्षेत्रफलों का अनुपात 16/81 यहाँ आ गया ना। तो ये सूत्र महत्वपूर्ण है, ये पेपर में इसका एक सवाल पूछ लिया जाता है। फिर बात आती है यहाँ पर कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया जो लंब होता है वो इस लंब को दो और बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो वहीं कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज रहता है और उसके समकोण बनाने वाली जो एंगल है वहाँ से अगर सामने की भुजा पर लंब डाला जाए तो जो दो त्रिभुज इसमें बन जाते हैं वो पूरे वाले त्रिभुज के, मतलब जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके समरूप होते हैं, ऐसा उनका कहना है। पाइथागोरस प्रमेय अपन जानते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने निम्नलिखित रूप में दी थी। मतलब उन्होंने कहा था सबसे पहले ये, बाद में थेल्स वो पाइथागोरस प्रमेय जो थी वो पहले बोधायन ने दी थी। वो क्या थी? वो ये थी कि एक आयत का जो विकर्ण होता है स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है। आयत का जो विकर्ण होता है वो स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना अन्य भुजाओं से जो वर्ग बन रहे हैं उनके क्षेत्रफलों का। तो आयत के विकर्ण से बने वर्ग का जो क्षेत्रफल है उनकी जो अन्य आसन्न भुजाओं से बने वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ऐसे देख पा रहे हैं अपन लोग, ये विकर्ण है तो इससे बना हुआ आयत वर्ग ये है, इस भुजा से बना हुआ वर्ग ये है और इस भुजा से बना हुआ वर्ग ये है। तो इन दोनों का जो ऐड है, इन दोनों वर्गों का जो ऐड है, इनका क्षेत्रफल का जो ऐड है उस विकर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये बोधायन ने इस तरह का प्रमेय दिया था। बाद में फिर से पाइथागोरस प्रमेय ने अपने हिसाब से इसे टैली किया। तो इस कारण पाइथागोरस प्रमेय को कभी कभी बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं को वर्गों के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय का उल्टा हो रहा है यहाँ पर। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो जो पहली भुजा होती है उसके सामने का कोण 90 डिग्री होता है। ऐसा अपन लोग यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बात आती है। यहाँ पर देखते हैं पहले। तो पहला लिखा होगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं डी खींची गई है, अन्य दो भुजाओं को ये काट भी रही है, इसको काट रही है डी पर, उसको काट रही है ई पर करती है, तो ये किस तरह की प्रमेय होती है। तो अपन जानते हैं कि इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो आधारभूत अनुपातकता प्रमेय का होता है या फिर थेल्स प्रमेय का होता है। तो ऑब्जेक्ट टाइप में अपन लोग देख लेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट टाइप सही है और उसका टिक अपन लोग लगा देंगे सही आंसर।
ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे बात आती है, क्वेश्चन आया है कि त्रिभुज ABC में AB का मान 6√3 है, AC का मान 12 है, BC का मान 6 है, तो कोण B का मान यहाँ पूछ रहे हैं। तो अपन देख पा रहे हैं कि इसमें अगर इन भुजाएं दी गई हैं और भुजाओं के अगर वर्गों को करके देखा जाए तो क्या इसमें रिलेशनशिप आती है, वो अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर AC का वर्ग करते हैं तो ये 144 हो जाएगा, यहाँ पर AB का वर्ग करते हैं तो 108 आता है, यहाँ पर AC का वर्ग करते हैं यहाँ पर तो 12 144 हो जाता है, और BC का वर्ग करते हैं तो 36 आ जाता है। तो अपन देख पा रहे हैं कि इन दोनों का ऐड किया जा रहा है, AB का वर्ग और BC का वर्ग AC के वर्ग के बराबर आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय है वो यहाँ पर लग रही है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय अगर लग रही है तो जो कोण B है यानी बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। तो AC के सामने कौन है यहाँ पर, AC के सामने अपने आप देख सकते हैं अपन लोग, कोण B आएगा और वो 90 डिग्री होगा, है ना, ये अपन लोग यहाँ पर देख सकते हैं। AC यहाँ कर्ण का काम कर रहा है तो उसके सामने कोण B आएगा और कोण B का मान कितना बनेगा, फिर 90 बनेगा, यानी इसमें से जो ऑप्शन है वो C नंबर का सही होगा, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, फिर ये तीसरा प्रश्न आता है, इसमें लिखा हुआ है कि DE AB के समांतर है ना, DE AB के समांतर है, अपन लोग चित्र में यहाँ देख सकते हैं DE AB की समांतर है। CD का मान 3 दे रखा है, EC का मान 4 है, B का मान 6 है, D का मान पता करने को वो कह रहे हैं। तो जब इस तरह का ये डिज़ाइन अपन लोग बनाएंगे अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन, तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि थेल्स प्रमेय जो होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन बनी हुई है। तो CD/AD होगा और CE/EB होगा, इसका अपन प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो ये लिख दिया अपन लोगों ने, जिनके मान दिए गए उनके मान लिख दिए यहाँ पर। तो DA का जब मान निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, 18/4 और 2 से काटेंगे तो 9/2 हो जाएगा, और 9/2 मतलब 4.5 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है तीसरे का वो 4.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यदि एक त्रिभुज में किसी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अभी अपन लोगों ने देखा कि ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम वाला स्टेटमेंट यहाँ पे है कि अगर कर्ण का वर्ग एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहता है, जो बड़ी भुजा रहती है, जो कर्ण रहती है, उसके सामने का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो AC के सामने कौन है, B है, तो B का मान 90 डिग्री होगा, कोण B का मान 90 डिग्री यहाँ पे होगा, है ना। तो इसका आंसर चौथे वाले प्रश्न का उत्तर A नंबर का सही है, 90 डिग्री। फिर यहाँ पे पांचवा प्रश्न आता है, और पांचवें प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है और AD का मान x है, DB का मान x-2 है, AE का मान x+2 है तथा EC का मान x-1 है, तब x का मान क्या होगा। तो जब ये समांतर वाली बात यहाँ पे आती है तो निश्चित है कि पाइथागोरस प्रमेय की बात यहाँ पर चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक अपन लोग एक चित्र बना लेंगे, ABC और DE इसके समांतर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने ये बना लिया है और इसके अनुसार अपन जानते हैं इनका रेशियो जो बनेगा वो समान होगा। तो AD/DB और AE/EC अपन लोग यहाँ बनाएंगे, इनके जो मान दिए गए हैं वो मान यहाँ रखेंगे और x के लिए सवाल को सॉल्व करेंगे तो x का मान 4 आएगा। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का उत्तर B नंबर का सही होगा दोस्तों। छठा प्रश्न यहाँ पे आता है कि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 4:9 है और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जब भुजाओं समरूप त्रिभुज हैं और भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो भुजाओं का हमेशा वर्ग का अनुपात होता है यहाँ पर, यानी कि 4/9 का वर्ग करेंगे तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात बन जाएगा। 4 का वर्ग 16 आएगा और 9 का वर्ग 81 आएगा। इसका मतलब छठवें प्रश्न का उत्तर ये D नंबर का सही है, 16:81। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। तो पाइथागोरस प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था। तो पाइथागोरस प्रमेय जो पहले था, पाइथागोरस ने बाद में इसमें फेरबदल किया है और पहले लेकिन ये बोधायन ने दिया था। तो D नंबर का सही है, बोधायन। इसमें उन्होंने एक आयत के विकर्ण पर बना हुआ जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल और भुजाओं पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफलों के योग के बराबर बताया था, है ना। यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय को डिज़ाइन किया गया था इस तरह से। फिर ये 8वां जो प्रश्न आता है वो लिखा है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग अपन जानते हैं समान शकल के होते हैं और समान शकल के होने के नाते वो समरूप कहलाएंगे। 9वां प्रश्न जो आता है वो देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। 9वें प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आदमी पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब अपन लोग ये डिज़ाइन इसका बनाएंगे तो ये उत्तर की ओर यहाँ पे चलेगा
पूर्व की जब ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे 12 किलोमीटर यहाँ पे चलेगा, 12 मीटर यहाँ पे चलेगा पूर्व की ओर इस तरफ चलेगा, ये वाला ऐसे ये चलेगा इस तरफ, और ये 9 मीटर उत्तर की ओर ऊपर की ओर चलेगा। तो अपन देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनने की कोशिश किया जा रहा है। कर्ण बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। निश्चित है कि अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे कर्ण निकालनी है। तो कर्ण निकालने की जो प्रोसेस होती है वो दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकाल कर अंडर रूट लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे कर्ण जब निकालेंगे तो 9 का वर्ग आ जाएगा, 12 का वर्ग आ जाएगा, 9 का वर्ग 81 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 225 ऐड करने पर 225 हो जाएगा। तो 225 का वर्गमूल 15 आएगा, यानी कि वो जो भुजा होगी, वो जो दूरी होगी 9वें प्रश्न में सी नंबर का उत्तर सही होगा 15 मीटर। जिनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है यदि भुजाओं की लंबाई निम्न है? तो हम पर देख पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज अगर कोई भुजाएं बनाती हैं तो उनमें भुजाओं का वर्ग करके आप देख लीजिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय उसमें लगती है भुजाओं में तो निश्चित है कि वो समकोण बनाने वाली भुजाएं होंगी। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जो बी नंबर के जो आंकड़े हैं वो समकोण बनाने वाली स्थिति यहाँ पे बनती है। क्योंकि 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो 6 का वर्ग और 8 का वर्ग मिलकर 10 का वर्ग यहाँ पे बना रहे हैं। निश्चित है कि जो बी नंबर का आंसर है वो सही होगा। 11वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं का अनुपात अपन को निकालना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, समरूप जो त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 9/16। तो अपन जानते हैं कि भुजाओं को जो अनुपात रहता है वो त्रिभुजों के अनुपात के वर्ग के बराबर रहता है। तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे अपन, भुजाओं का वर्ग लिखेंगे। भुजाओं का अनुपात अपन को निकालना है तो क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल हो जाएगा, मतलब उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो 9/16 का अपन वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, मतलब 3/4। यानी इसका जो आंसर है 11वें प्रश्न का वो 3/4 आएगा। 12वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहाँ AB का मान 4√2 है और B का मान कोण B का मान 90 डिग्री है। तो इसके कर्ण का लंबाई कितनी होगी? अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो निश्चित है कि इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। देख सकते हैं AB और BC बराबर होंगी और एक कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है। जब एक AB का मान 4√2 है तो अपन लोग दूसरी भुजा को भी 4√2 ही मानेंगे क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसलिए। तो कर्ण का मान अपन को यहाँ पे निकालना है। दोनों भुजाएं जो उनके वर्गों का योग कर देंगे तो ये 4√2 का वर्ग करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा। 32 दूनी 64 और 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8 आएगा। तो 12वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही होगा 8 सेंटीमीटर। फिर ये 13वां प्रश्न यहाँ पे आता है, किसी समबाहु त्रिभुज में यदि AD लंब BC हो, मतलब BC पर अगर AD अपन लोग लंब डालते हैं समबाहु त्रिभुज पर, तो जो AD होता है, जो AB का वर्ग होता है उसका 3 गुना और AD का 4 गुने के बराबर यहाँ पे होता है। ये अपन को ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा। हमें से जो AD भुजा होता है उसका 4 गुना उसका जो भुजा है AB, किसी भुजा AB के 3 गुने के बराबर होता है। मतलब किसी के बराबर भी हो सकता है AB BC CD, क्योंकि भुजा तो सभी बराबर हैं। जो लंब है वो उसका 4 गुना किसी भी भुजा के 3 गुणों के बराबर वर्ग के भुजा का वर्ग 3 गुणों के बराबर यहाँ पे होता है। तो ये वाला इसका आंसर जो है सही होगा सी नंबर का, है ना। 3AB का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग। 14वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। अब समरूपता के लिए प्रतिबंध जो रहते हैं वो ये सभी प्रतिबंध हैं, ट्रिपल A है, डबल A है और A ऐसे, ये तीनों जो हैं यानी कि सभी यहाँ समरूपता के प्रतिबंध इसमें दिख रहे हैं। तो डी नंबर का सही होगा उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा, 15 सेंटीमीटर भुजा, 17 सेंटीमीटर भुजा से निर्मित त्रिभुज होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर इनको अपन को चेक करना है कि भुजाएं क्या बनाती हैं तो इनको वर्ग करके अपन देख लीजिए और फिर अपन को पता चल जाएगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय में अगर लगती है तो वो समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। तो 8 का वर्ग 64 होगा, 15 का वर्ग 225 होगा और 17 का वर्ग 289 होगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि 64 और 225 मिलकर 289 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग रही है कि दो भुजाओं का वर्ग एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। तो ये बी नंबर का सही होगा समकोण त्रिभुज। अब खाली स्थान आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, इनको अपन लोग समझेंगे। यहाँ पर पहला खाली स्थान है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो अपन जानते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, यहाँ पर समरूप भरा हो जाएगा इस जगह पर। फिर सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो यहाँ भी समरूप भरा हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु, तो यहाँ पे समबाहु भरा हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात
समान रहता है। जो समान कोणीय त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे बराबर भी भर सकते हैं और समान भी भर सकते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे अपन जान रहे हैं यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। यहाँ पे समांतर भरा होगा। ये थेल्स प्रमेय का बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो छठवां प्रश्न जो है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपातिक होती हैं। सही बात है। अनुपातिक भी कह सकते हैं, समानुपातिक भी कह सकते हैं। यहाँ पे समानुपातिक भरा होगा। सातवां जो है वो प्रश्न, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ बराबर भरा होगा। आठवां प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसा कि अपन लोगों ने सूत्रों में देखा था कि दो समरूप अगर त्रिभुज रहते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से तो त्रिभुज है तो त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR यानी AB का वर्ग बटे PQR का वर्ग, इस सूत्र से कई सवाल सॉल्व भी किए जाते हैं। नवा प्रश्न है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। सही बात है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 16:9 है, क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो संगत भुजाओं का अनुपात इनका वर्गमूल होगा। इस तरह से यानी कि 16/9 का वर्गमूल 4/3 होगा, है ना। तो 4/3 यहाँ पे भरा जाएगा, 4:3 भरा जाएगा। 11वां प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का क्षेत्रफल 9:11 है। अभी भुजाओं का अनुपात दिया गया है और अपन को क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दीजिए तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात बन जाता है। 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। तो इसका जो अनुपात आएगा वो 81:121 यहाँ भरा जाएगा। अब यहाँ पे सही जोड़ी आती है। सही जोड़ी को अपन लोग देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा है त्रिभुज समरूप होते हैं, ये किससे मिलेगा? त्रिभुज समरूप होते हैं तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु होते हैं, तो ये डी से मैच करेगा यहाँ पे, है ना। दूसरा है आधारभूत अनुपातकता प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या कहती है, किससे मैच करेगी? तो ये थेल्स प्रमेय से मैच करेगी, क्योंकि इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं अपन लोग, है ना। इसे मिल जाएगा ये। तीसरा है सभी वर्ग होते हैं। कैसे होते हैं सभी वर्ग? समरूप होते हैं, तो बी से मिल जाएगा ये। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है सी नंबर की, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो सी से मैच हो जाएगा। फिर ये पांचवा है त्रिभुजों की माध्यिकाएं कैसी होती हैं? संगामी होती हैं, मतलब एक ही बिंदु से गुजरती हैं, तो ये एफ से मिल जाएगा। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ये ई से मिल जाएगा। इस प्रकार से अपन लोग सही जोड़ी सेटअप कर सकते हैं, है ना। अब एक शब्द में उत्तर यहाँ पे आते हैं, उनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर अपन लोग कैसे देंगे? क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं, ये असत्य बात है, मतलब ये गलत बात है, तो यहाँ नहीं इसका उत्तर होगा। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो यहाँ हाँ में उत्तर आएगा इसका। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? तो थेल्स प्रमेय ये कहती है कि अगर दो त्रिभुजों में कोई त्रिभुज है और उसमें एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, जैसे डी को अपन ने BC के समांतर खींचा है, तो इनका रेशियो जो बनेगा काटने वाला AD/DB और AE/EC ये बराबर होगा। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। मैथमेटिकली अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि DE समांतर है BC लिखकर आप इनका रेशियो बराबर लिख दें, तो ये थेल्स प्रमेय का मैथमेटिकली स्टेटमेंट हो जाता है ना। चौथा जो है पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय अपन से ये कहती है किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो ये अपन लोग पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। पांचवा है क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण होता है? तो इसको चेक कर सकते हैं अपन लोग। इन भुजाओं का वर्ग कर दीजिए और वर्ग करने पर अगर ये दो भुजाओं के वर्गों का योग इसी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज निर्मित करेंगी। तो 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज निर्मित यहाँ पे होता है। यानी बात यहाँ पे ये जो दी गई है वो सही है, हाँ लिखेंगे यहाँ पर। छठवां जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि आदमी 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है और उसके पश्चात 24 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो यहाँ स्थिति ये है कि जो पूर्व की ओर जाएगा 10 और फिर उत्तर की ओर जाएगा 24। तो अपन देख रहे हैं यहाँ कर्ण बन रहा है, कर्ण का मान इनको चाहिए, तो कर्ण कैसे निकालते हैं? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग अंडर रूट में लेंगे तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और 24 का वर्ग 576 हो जाएगा, मिलकर ये 676 हो जाएगा और 676 का वर्गमूल 26
होता है तो यहाँ पे जो दूरी है ये वाली बाद में बनने वाली कर्ण जो बना हुआ वैसे वो 26 होगी, तो यहाँ पे ये 26 मीटर आएगा। 7वां प्रश्न जो है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिकाएं 4:5 हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अपन देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिकाओं का अनुपात, जब माध्यिकाओं का अनुपात दिया गया है, जो भुजाओं में रेशियो होता है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर, वही माध्यिकाओं में भी होता है, तो इनका वर्ग हो जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16 आएगा और 5 का वर्ग 25, यानी 16:25 आएगा। 8वां प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है। सिंपल सी बात है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, चित्र बनाकर भी अपन लोग देख सकते हैं। 5वां प्रश्न आता है, इसमें सत्य असत्य अपन को बताना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है स्टेटमेंट। तो यहाँ पहली बात आती है यहाँ पर कि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, इसलिए वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सही बात है, यहाँ पे अगर संगत कोण बराबर है तो ये ट्रिपल ए वाली जो है उसका फीचर लग जाएगा समरूपता का, और ये बात सही होगी। ठीक है, फिर लिखा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के कोणों के बराबर हों, तो ये भी अपन जानते हैं कि एंगल ये भी समरूपता यहाँ पे काम करती है, तो ये कथन भी दूसरा भी सत्य है। फिर तीसरा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे गलत बात कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यहाँ पे अंतर के कह रहे हैं बराबर, तो ये बात यहाँ पे असत्य है किसी नंबर की। चौथा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है, तो ये सही बात है, चौथा वाला स्टेटमेंट सही है। 5वां है, यदि दो त्रिभुज समकोणिक होते हैं तो वो समरूप होते हैं, ये भी सत्य बात है। 6वां है, यदि त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपातिक हों तो वो त्रिभुज समरूप नहीं होती, ये गलत बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भुजाएं अगर अनुपातिक होती हैं तो वो समरूप होती हैं, तो यहाँ गलत बात यहाँ पे की गई। 6वां प्रश्न असत्य है। 7वां, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सही बात है। 8वां जो है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर, तो ये भी कोई स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, तो 8वां प्रश्न जो है वो गलत है, असत्य है। 9वां जो है, दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे ये बात भी सत्य है, मतलब 9वां नंबर का जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। और 10वें नंबर का आता है, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधारगुणित ऊंचाई होती है, तो ये क्वेश्चन सही है, ये सूत्र सही है, तो ये सत्य होगा। 11वां जो है, दो समरूप आकृतियाँ अनिवार्यता सर्वांगक्षम होती हैं, तो सही यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि समरूप आकृतियाँ सर्वांगक्षम होती हैं, गलत बात है, लेकिन सर्वांगक्षम आकृतियाँ समरूप होती हैं, ये बात सही हमेशा होती है, तो ये 12वें नंबर का जो है वो सही है कि दो सर्वांगक्षम त्रिभुज की आकृतियाँ सदैव समरूप होती हैं, ये सही बात है, लेकिन ये 11वां नंबर का जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 13वां जो है, दो समरूप त्रिभुजों के कोण अनुपातिक होते हैं, सही बात है, अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके कोण अनुपातिक होते हैं, उनके कोण बराबर होते हैं, अनुपातिक नहीं होते, उनके कोण भुजाएं अनुपातिक होती हैं, उनके कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे क्या अनुपातिक लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 13वां प्रश्न जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 14वां जो है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपस में बराबर होते हैं, तो अपन जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का केवल कह सकते हैं अपन लोग आकार एक सा होता है और माप एक सी होना संभव नहीं है हमेशा, तो दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपस में बराबर होते हैं, ये असत्य बात यहाँ पे आती है, क्योंकि परिमाप क्या किसी एक के लिए नहीं सभी के लिए बात ये लागू होनी चाहिए, तो यहाँ असत्य बात यहाँ पे आती है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से मैंने जो 6 पार्ट है कक्षा 10 का, इसका नाम है त्रिभुज, इसके बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए और निश्चित है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर एक दो बार आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये सभी प्रश्नों के जो आंसर हैं वो अवधारणा के आधार पर कंठस्थ हो जाएंगे और एग्जाम में आपको बहुत सारी मदद करेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।